नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल NMS सक्सेस पर। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी दीपावली की छुट्टियों में आप पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि आपका नवंबर दिसंबर 2 महीने बाद जनवरी में क्या है, NMS का एग्ज़ाम है, जो आपके लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके तहत आपको 48,000 रुपये 4 साल में मिलेंगे। तो हम उसी के लिए हमारी क्लास की बात कर रहे थे कि हमारे जो SST सामाजिक अध्ययन से जो 35 क्वेश्चन आते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऐसे कैसे हुबहू देखने को मिले। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो हमारी क्लास का आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, पलासी का युद्ध कब हुआ। ये क्वेश्चन कई बार हमारे सामने अब तक जो हमने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन किए उसमें कई बार आ गया है कि पलासी का युद्ध कब हुआ। 1757 में, 1659 में, 1587 में, 1858 में। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। इसके साथ याद रख लेना आप, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। ये दोनों युद्ध आप आराम से याद रखना, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ। 1757 में किनके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे बिरसा, जिनकी जयंती भी मनाई जाती है। तो इनमें से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ? क्या पूछा है? किस परिवार में उनका जन्म हुआ है? गोंड, संताल, मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिरसा एक क्या थे? आदिवासी समुदाय से संबंधित व्यक्ति, आदिवासी समुदाय से संबंधित व्यक्ति है। तो वो कौन से परिवार में उनका जन्म हुआ था? तो इनके नाम के आगे लिखता है बिरसा मुंडा। ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन, कि ये कौन सी समुदाय से संबंधित थे? मुंडा जाति से संबंधित है। इनका जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। किसका? बिरसा मुंडा का जन्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कि जो आर्य समाज है, क्या पूछा है? आर्य समाज है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। 1875 में स्थापना पूछा है, किसके द्वारा स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा और स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इनमें से किसके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनके द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। 1828 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? जो स्वामी विवेकानंद थे उनके क्या पूछा है? गुरु का नाम पूछा है कि उनके गुरु का क्या नाम था। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में, इनके गुरु का नाम क्या था? केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी या ज्योतिबा राव फूले। तो स्वामी विवेकानंद थे, उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। और इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कि स्वतंत्रता क्या है? मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है ये? जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे क्या रहूंगा? लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
ये नारा किसने दिया था, हमें क्या बताना है कि ये नारा किसने दिया था, कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था ये नारा, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। किसने, राइट ऑप्शन आएगा, ए इज राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और महात्मा गांधी का नारा याद रखना, करो या मरो। करो या मरो नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। कि ऐसे संसाधन तो क्या है, सीमित मात्रा में है, जिनका भंडार सीमित है, जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद में हमें उपयोग लेने के वो संसाधन बचेंगे नहीं, अर्थात समाप्त हो जाएंगे। तो वे संसाधन क्या कहलाते हैं, ऐसे संसाधन जिनका भंडार स्टोर सीमित मात्रा में होता है वो क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे संसाधनों क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन जिनके भंडार सीमित मात्रा में होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और जिनके भंडार क्या होते हैं, असीमित मात्रा में, वो क्या कहलाते हैं, असीमित मात्रा में होते हैं, वो नवीकरणीय कहलाते हैं। तो असीमित पूछे आपको तो नवीकरणीय आएगा और सीमित पूछा है तो अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग स्थल भूमि है। कि पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग स्थल भूमि है। तो कितना प्रतिशत भाग स्थल भूमि है, उसका 30% भाग क्या है, स्थल भूमि है। कितना प्रतिशत, 30% भाग क्या है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग स्थल भूमि है, तो 30% क्या है, स्थल भूमि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। क्या बताना है कि जो शक्ति के संसाधन है, किसके संसाधन, शक्ति के जो संसाधन है उसमें क्या शामिल नहीं है, कि जो पावर होती है वो पावर वाले जो संसाधन है उसमें क्या शामिल नहीं है, ये पूछा है। लोएस, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल ये तीनों क्या है, शक्ति के संसाधन। क्या है, शक्ति के संसाधन। के संसाधन कौन है, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये तीनों शक्ति के संसाधन है। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है, राइट ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। लो एक्स शक्ति के संसाधनों में शामिल नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, लो एक्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। जो हम क्रिया करते हैं उनको हम आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें पूछा गया है कि जो कृषि है वो कौन से प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो कृषि और पशुपालन ये तो आता है प्राथमिक क्रिया में, और जो विनिर्माण उद्योग आते हैं वो आते हैं द्वितीय क्रिया में, और जो सेवा है वो आता है तृतीय क्रिया में। तो कृषि पूछा है, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्राथमिक क्रिया। इसमें क्या शामिल है, कृषि व पशुपालन। कृषि व पशुपालन कौन सी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया में क्या आता है, विनिर्माण व उद्योग। विनिर्माण व उद्योग पूछे तो द्वितीय क्रिया में आएगा, और सेवा क्षेत्र पूछे तो वो आएगा तृतीय क्रिया में। तो ये तीनों ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, कौन सी, कृषि। तो कृषि या पशुपालन दोनों पूछे तो ऑप्शन आएगा प्राथमिक क्रिया, विनिर्माण व उद्योग पूछे तो द्वितीय ऑप्शन आएगा, द्वितीय क्रिया है, और सेवा क्षेत्र पूछे तो आएगा तृतीय क्रिया, तीसरी प्रकार की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है। कि विश्व में कौन सी ऐसी खाद्य फसल है जो सबसे ज्यादा काम में आ जाती है, मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं, मक्का, चावल या कपास। तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है, गेहूं। ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कि पहला जो ऑप्शन है हमारा गेहूं, जिसको अपन अंग्रेजी व्हीट बोलते हैं, ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। सबसे ज्यादा विश्व में जो खाया जाता है वो कौन सी फसल है, गेहूं खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन। क्या पूछा है, जो संविधान सभा बनी थी इसका गठन किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया।
भारतीय संविधान सभा का गठन कौन से वर्ष में हुआ, कौन से साल में हुआ, ये पूछा गया है। 1946, 1856, 1916 या 1919। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा हमारा, भारतीय संविधान सभा का निर्माण या गठन कब किया गया था, 1946 में। तो राइट ऑप्शन ए 1946। कब आया था, 1946। गठन या पूछे या निर्माण पूछे तो कब किया गया था, भारतीय संविधान सभा का निर्माण या गठन 1946 में किया गया था। कब किया गया था, 1946 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। ये प्रश्न भी 2-3 बार आ गया है। पूछा है कि जो भारत का संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ये पूछा है। तो इनकी बात करें तो ये संविधान के कहाँ है, भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से लेकर है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में क्या है, हमारे मौलिक अधिकार है। तो पूछा है वर्तमान में कितने थे। पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में 5, 6, 8 या 10। तो कितने, वर्तमान समय में कितने, 6। तो राइट ऑप्शन सेकंड इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हमारा। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं, 6 हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है। 6 हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। कि जो राज्यसभा होती है जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल टोटल मेंबर कितने होते हैं, ये पूछा गया है। 245, 545, 200 या 745। तो राज्यसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं, 245 राज्यसभा में कुल मेंबर होते हैं। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 245 सदस्य कहाँ होते हैं, टोटल सदस्य संख्या, टोटल मेंबर संख्या कितनी होती है राज्यसभा में, जिसको ऊपरी सदन बोला जाता है। और बात करें लोकसभा में तो कितने होते हैं, लोकसभा में 545। लोकसभा में कितने होते हैं, 545 होते हैं। और 200 कहाँ होते हैं, राजस्थान विधानसभा में। और राजस्थान विधानसभा में कितने हैं, राजस्थान विधानसभा में कितने हैं, 200। तो लोकसभा में पूछे कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं तो 545 आएगा। राजस्थान विधानसभा में कितने हैं, 200 आएगा। पूछा है प्रश्न में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय न्यायालय अदालतों को कितने स्तरों में बांटा गया है। कि जो भारतीय न्यायालय अदालतें हैं उनको कितने स्तरों में बांटा गया है, कितने स्तरों में भारतीय न्यायालय को बांटा गया है। तो यहां पर कितने में बांटा गया है, 4, 3, 2, 5। तो बात करें कितनों में बांटा गया तो सबसे पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसके नीचे आता है उच्च न्यायालय। इसके नीचे क्या आता है, उच्च न्यायालय। इसके बाद बात करें तो यहाँ आता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय तो कितने स्तरों में बांटा गया है इसको, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा भारत का, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिलों में अधीनस्थ न्यायालय। तो कितने स्तरों में बांटा गया है तो इनको बांटा गया है 3 स्तरों में। राइट आंसर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 3 स्तरों में न्यायालय अदालतों को बांटा गया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। 3 भागों में बांटा गया है। हुड़ला सम्मेलन कब बुलाया गया था, कौन सा हुड़ला सम्मेलन, कहाँ पर है ये जगह, भीलवाड़ा में। कहाँ पे, हुड़ला नामक जगह कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ये जगह कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। पूछा है हुड़ला सम्मेलन कब बुलाया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह ने। अध्यक्षता किसने की थी, महाराणा जगत सिंह ने। किसने, मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा जगत सिंह, जगत सिंह द्वितीय, इनके अध्यक्षता की थी। तो हुड़ला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, भीलवाड़ा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। कब आयोजित हुआ है, पूछा है कब बुलाया गया था, 17 जुलाई 1734, 22 अप्रैल 1928, 26 जनवरी 1850 या उपयुक्त सभी। तो हुड़ला सम्मेलन कब बुलाया गया था, 17 जुलाई 1734। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कब बुलाया गया था ये, 17 जुलाई 1734 में। कब बुलाया गया था ये, 17 जुलाई 1734। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 17 जुलाई 1734 में क्या हुआ था, ये हुड़ला सम्मेलन कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 में। कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से वो कब हुई। 1857 की जो क्रांति हुई थी
इसकी शुरुआत किस स्थान से और वो कब हुई, ये पूछा है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसकी तारीख क्या है और वो स्थान कौन सा है जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेरठ 10 मई 1857, नसीराबाद 28 मई 1857, टोंक 3 जून 1857, एरिनपुरा 21 अगस्त 1857। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? 18 क्रांति 10 मई 1857 को। तो स्थान तो आएगा मेरठ। क्या आएगा? मेरठ। और कब से हुई तारीख आएगी? 10 मई 1857। अगर ये पूछता हमसे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो राजस्थान में कब हुई? 28 मई 1857 की। ये कब हुई थी? राजस्थान में। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को। और स्थान कौन सा था? नसीराबाद। अगर राजस्थान की पूछता तो हमारा ऑप्शन ये आता नसीराबाद, 28 मई 1857। लेकिन पूछा क्या है कि कहाँ से हुई, मतलब भारत की बात कर रहा है। मेरठ में हुई 10 मई 1857 को। और राजस्थान के विशेष में पूछे, राजस्थान के संदर्भ में पूछे, तो राइट आंसर आएगा नसीराबाद, 28 मई 1857। तो याद रखना, शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। और राजस्थान में कब शुरुआत हुई? नसीराबाद को 28 मई 1857 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? हम हर साल क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। और वो कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। 15 अगस्त को, 30 मार्च को, 18 मई को, या 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त को अपन क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। पूछा है हमसे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सबसे प्राचीन उद्योग पूछा है। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग। तो सबसे प्राचीन उद्योग की बात करें, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान के भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी। अंग्रेजी में बोले तो टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को। क्या कहा जाता है? भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। और भारत का राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को। और बात करें तो क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र उत्पादन होता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये सूती वस्त्र उद्योग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कि ऐसा स्थान या ऐसी जगह जहां पर हम दस्तावेजों को और पांडुलिपियों को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक जगह रखते हैं, वो क्या कहलाता है? भंडार गृह, अभिलेखागार, शिलालेख या भवन। तो उन स्थानों को जंगल क्या कहते हैं? ऑप्शन 2 राइट आंसर, अभिलेखागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेखागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेखागार कहा जाता है। जहां हम दस्तावेजों को और पांडुलिपियों को संग्रहित करते हैं, वो स्थान क्या कहलाता है? अभिलेखागार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रहट क्या है? ये रहट गांव के व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं कि रहट क्या होती है। खाद्य पदार्थ है, यातायात मार्ग है, संचार का साधन है, या सिंचाई का साधन है। तो रहट खाद्य पदार्थ भी नहीं है, यातायात का मार्ग भी नहीं है, संचार का साधन भी नहीं है। रहट क्या है? सिंचाई का साधन। 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। रहट क्या है? एक सिंचाई का साधन है, सिंचाई का एक माध्यम है, सिंचाई का एक साधन है। कौन? रहट क्या है? सिंचाई का साधन। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो रहा है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी जिले में। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। इसका निर्माण किस रानी ने करवाया था? पूछा है कि निर्माण किस रानी ने करवाया था, ये पूछा है कि बूंदी, राजस्थान के बूंदी जिले में क्या है? रानी जी की बावड़ी बनी हुई है। इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? एक रानी ने करवाया है। तो उस रानी का क्या नाम है? रानी मीनू कंवर, रानी संजू कंवर, रानी नाथावती जी या उपयुक्त सभी? तो उस रानी ने जो निर्माण किया था उसका नाम क्या है? रानी नाथावती जी। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर आएगा। रानी नाथावती जी ने क्या किया था? बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन 3 क्या आएगा? रानी नाथावती जी ने क्या कराया है? इस रानी जी की बावड़ी का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ है? आगरा में। आगरा कहाँ है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो इस आगरे का निर्माण, ताजमहल, आगरे का किला ताजमहल जो है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने? जो ताजमहल का निर्माण हुआ वो किसने करवाया था? ताजमहल कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर कि ताजमहल का निर्माण करने वाला शासक का नाम क्या है? शाहजहां। क्या नाम है उसका? शाहजहां। और किसकी याद में करवाया था? इसकी रानी का नाम है मुमताज। अगला क्वेश्चन है, कई पार्टियों से बनी सरकार कहलाती है? जो कई सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आप, निर्दलीय, इन सबसे मिलकर जो कोई सरकार बनती है उनको क्या बोलते हैं? राज्यपाल, विपक्ष सरकार, कोई नहीं। तो कई पार्टियों से बनने वाली सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए फर्स्ट 1 क्या है हमारा? राइट आंसर है गठबंधन सरकार। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर क्या है? कई पार्टियां मिलकर, बहुत सारी पार्टियां मिलकर क्या बनाती है? सरकार। तो उसको क्या बोलेंगे? मेल हो जाता है बहुत सारी पार्टियों का, तो क्या कहलाता है? गठबंधन कहलाता है। तो कई पार्टियों से बनी सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद या सरकार? तो कार्यपालिका के क्या होते हैं? दो प्रमुख होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रमुख, एक तो होता है वास्तविक प्रमुख या वास्तविक मुखिया, और एक होता है संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख या मुखिया। तो जो वास्तविक मुखिया होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। वास्तविक मुखिया कौन होता है कार्यपालिका का? मुख्यमंत्री। और संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। तो यहाँ पूछा है हमसे, न तो संवैधानिक पूछा है न वास्तविक पूछा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है? मुख्यमंत्री। तो कार्यपालिका प्रमुख पूछे डायरेक्ट तो आएगा मुख्यमंत्री। अगर संवैधानिक पूछ ले तो राज्यपाल आएगा, वास्तविक पूछ ले तो मुख्यमंत्री आएगा। तो कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और पूछे वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। और संवैधानिक प्रमुख पूछे तो कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सॉरी विधानसभा सदस्य कहलाते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा चुनकर विधानसभा में भेजे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी में उनको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA बोला जाता है। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? सांसद, राज्यपाल, सचिव या विधायक। तो विधानसभा सदस्य क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांसद। किसके? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद के सदस्य को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैजा क्या है? ये हैजा जो शब्द लिखा हुआ है ये क्या है? एक बीमारी का नाम है, एक फल का नाम है, एक पक्षी का नाम है, या यह सभी है? हमें बताना है कि हैजा क्या है। हैजा एक क्या है? एक बीमारी का नाम है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। हैजा क्या है? एक बीमारी है, एक बीमारी का नाम है हैजा। अगला क्वेश्चन हमारा पर्यावरण का घटक है। पर्यावरण हमारे चारों ओर के
आवरण को क्या बोलते हैं हम? पर्यावरण बोलते हैं। तो चारों ओर में स्थलमंडल भी आएगा, वायुमंडल भी आएगी, जलमंडल भी आएगा। तो पर्यावरण में तीनों शामिल है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ये सभी शामिल है पर्यावरण में। क्या? स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये सब क्या कहलाता है? पर्यावरण के घटक होता है। पर्यावरण में स्थलमंडल भी शामिल है, वायुमंडल भी शामिल है और जलमंडल भी शामिल है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ठोस भूपट्टी, जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है, उस भूपट्टी को क्या कहलाती है? वो पूछा है कि पृथ्वी का ठोस भूपट्टी क्या कहलाती है? पर्यावरण, जलमंडल, स्थलमंडल या कोई नहीं? तो जो पृथ्वी का ठोस भूपट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल। क्या कहलाता है? वो स्थलमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थलमंडल। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। पृथ्वी की ठोस भूपट्टी स्थलमंडल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सेल। सेल के प्रकार है। सेल का हम यहाँ से मतलब है चट्टान, कि चट्टानों के कितने प्रकार है? एक होती है आग्नेय चट्टान, आग्नेय सेल। एक होती है अवसादी सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल। और एक होती है कायांतरित सेल, कायांतरित सेल। इस कायांतरित सेल को एक नाम और बोल सकते हैं अपन, रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल, कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल तो कितनी प्रकार को? 1 2 3 ऑप्शन आएगा। 4 इज राइट आंसर। सेल के प्रकार कितने होते हैं? सेल के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और तीसरी हमने लिखी कायांतरित या रूपांतरित सेल। तो सेल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, मैग्मा निर्मित सेल। ये सेल से ही वापस क्वेश्चन आ गया कि मैग्मा से संबंधित सेल क्या है? जो गर्म पदार्थ बाहर निकलता है ज्वालामुखी से, उससे जो सेल बनती है वो कौन सी है? अवसादी, कायांतरित या आग्नेय? तो मैग्मा से निर्मित सेल कौन सी होती है? आग्नेय। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। मैग्मा से जो बनती है सेल वो क्या कहलाती है? आग्नेय सेल कहलाती है। ऐसी सेल जिसका निर्माण मैग्मा के माध्यम से होता है वो आग्नेय सेल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है। क्या बताना है? स्थान बताना है जहां क्या आता है? भूकंप की शुरुआत होती है, भूकंप आरंभ होता है, भूकंप प्रारंभ होता है। उस स्थान को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, ज्वालामुखी या उपयुक्त सभी? तो वह स्थान जहां भूकंप का क्या होता है? प्रारंभ होता है, तो वो क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। उसे हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहा जाता है। वह स्थान जहां भूकंप का प्रारंभ होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंपीय तरंगे होती हैं तो पी, एल और एस कितने प्रकार की? 1 2 3 प्रकार की क्या होती है? भूकंपीय तरंगे कितनी होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं, पी एल एस। तो पी है सही है, एस भी है, एल भी है सही है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा कि पी एल एस। पी एल एस 3 प्रकार की क्या होती है? भूकंपीय तरंगे होती है। पी एल एस, तो पी तरंगे होती है, एस तरंगे होती है, एल तरंगे होती है। तो तीनों ऑप्शन राइट है, इसका मतलब उपयुक्त सभी भूकंपीय तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का मापन किया जाता है। भूकंप आता है उसको हम कहाँ पे नापते हैं? निक्षेपण पर, भूकंप लेकी, ज्वालामुखी या कोई नहीं? तो भूकंप का जो मापन किया जाता है इसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। और हिंदी में इसको बोलते हैं भूकंप लेखी। क्या बोलते हैं? भूकंप लेखी। क्या बोलते हैं? भूकंप लेखी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। भूकंप का मापन भूकंप लेखी पर किया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और भूकंप की तीव्रता, ये भी याद रखना, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस पर? मापी जाती है, भूकंप का मापन किया जाता है किस पर? भूकंप लेपी पर। लेकिन उसकी तीव्रता कितना आया उसको मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाने पर कहाँ पर मापी जाती है? तो ये यहाँ पर पूछा है भूकंप का मापन किया जाता है भूकंप लेपी या सिस्मोग्राफ पर। लेकिन पूछा जाए भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है, तो मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र पर मापी जाती है, उसको बोलते हैं रिएक्टर पैमाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्रक सेल पाई जाती है। जो छत्रक सेल होती है वो कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में, हिमनद में, नदी घाटियों में या कोई नहीं? तो जो छत्रक सेल का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? रेगिस्तान में। कहाँ होता है? रेगिस्तान में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर कि छत्रक सेल कहाँ पाई जाती है। छत्रक सेल का निर्माण कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है। पवन के द्वारा होता है रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, कि जो वायुमंडल है हमारा, इसमें सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो सबसे अधिक मात्रा में 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी? ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, नाइट्रोजन। इसकी मात्रा है 78%। क्या है? 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑर्गन की बात करें तो 0.93 क्या पाई जाती है? ऑर्गन पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। और CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने महत्वपूर्ण SST के 35 क्वेश्चनों की चर्चा की। हम आशा करते हैं कि इन्हीं में से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे और आप अपनी दीपावली की छुट्टियों का सदुपयोग हमारे इस क्लास से करें। और आपको कोई किसी पर्सन में डाउट हो या संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। और हमारी क्लास को सही समय पर प्राप्त करने के लिए हमारी क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।